चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 11 के राजनीतिक सिद्धांत वाले पुस्तक में चैप्टर 1 है। चैप्टर के नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय में देखते हैं। तो ये कहते हैं कि लीजिए एक और किताब याद कीजिए। ये कहती है कि लेकिन हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी हुई है, लेकिन ये कहती है कि थोड़ा इंतजार कीजिए और आगे देखिए यह कक्षा कुछ अलग होगी। ज़रा पन्नों पलट कर पृष्ठ 8 पर दिए गए बॉक्स में सुकरात के विषय में पढ़िए। और फिर ये लड़का कहता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे वह तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाया है। फिर ये लड़की कहती है कि यह तो सच में अलग है। सुकरात कौन है? परिचय देखते हैं। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों से इतर मनुष्य अपने अंतरतम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है और अपने उन विचारों का साझा कर सकता है और उन पर चर्चा भी कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़ाव पहलुओं में होती है और यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होनी चाहिए और हमें सरकार की जरूरत क्यों होती है और सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है। क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है? राज्य सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है और नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारा क्या देनदारी होती है। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है और यह इनके और अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। अतः अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विचार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त है और कैसे वर्तमान संस्थाएं जैसे सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। और राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। राजनीति क्या है? राजनीति के बारे में देखें तो आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं और राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति के एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्रण में लगे रहते हैं और कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वादे और बढ़े चढ़े दावे करते, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होता देखते हैं तो वे राजनीति का संबंध घोटाले से जोड़ते हैं। और इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों से मोहभंग होने पर हम राजनीति के हताश हो जाते हैं और हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूं। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि इससे लाभान्वित होने वाले और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपने मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं वैसे
वैसे ही वे अपने को इस खेल की जरूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति के परस्पर विरोधी छवियों से होता है। और क्या राजनीति वांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए, या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ के धंधे से जुड़ गया है और हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति में हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीति संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसे अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी है और ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के लिए उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती है। और इस संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बात है। लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती। दरअसल हम सरकार जो भी करती है वह प्रासंगिक होता है क्योंकि वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीके से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती है, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जाति और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं और इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और हम अत्यंत जरूरी चीज़ों भी नहीं खरीद सकते। बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते और स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित होती है। पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। और दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीति बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के लिए अवसर मिल जाते हैं। और उसके बाद चूँकि सरकार की कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है और हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं। हम संस्थाएं बनाते हैं, अपनी मांगें जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं, हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं कि वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों की राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं और हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं। हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित और वांछनीय है और क्या नहीं है। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है और इससे समाज में चलने वाली बहुविध वर्ताएं शामिल है जिसके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं और एक स्तर से इन वर्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल है और तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसका निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव है। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन पर सामूहिक गतिविधियों से भाग लेती है तो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है। तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति से संलग्न है। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, देखें। यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखाई देंगे कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया और राजनीतियों और नीतियों को निर्देशित किया। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अमेरिकी और भारतीय संविधानों ने किया था।
और हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों का आधार पर हुआ जिन पर कौटिल्य और अरस्तू ने लेकर जैन जॉक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तक के समय से वाद विवाद होते आया। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं सदी में प्लेटो और अरस्तू ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था और राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा तंत्र बेहतर है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की। अम्बेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए, उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए और इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया और भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। यह ऐसे किसी राजनीतिक चिंतक के बारे में संक्षिप्त आप टिप्पणी लिखिए जिसमें उल्लेख अध्याय में किया गया हो। आप 50 शब्दों में लिखिए। उसके बाद देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करती है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने अधिक आकार ग्रहण किया और यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पूर्वावलोकन जैसे नीतियों की सार्थकता की जांच करता है और यह इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स या गांधी की राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताजा राजनीतिक अनुभव की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। लेकिन क्या यह सब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या अब हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच से स्वायत्त और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्न का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता और समानता तथा लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अपने अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रक्तपात से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। स्वभाव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हो, वहीं कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हो। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम है, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूली पढ़ाई में भी अक्षम है। उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हर दम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है और यह एक तरह से खेल खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि उसके नियमों की व्याख्या कैसे करनी चाहिए और इस प्रक्रियाओं में हम खेलों के ही नए नियम, नए और व्यापक अर्थ खोज सकते हैं। ठीक इसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा सक रही है और इसकी एक बनगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उसकी पुनर्व्याख्या की जाए। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा की जाए। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है और इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती हैं। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी
भी हुए और इनका विस्तार भी हुआ। यद्यपि न्यायिक व्याख्या और सरकारी नीतियाँ नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। उसके बाद तीसरे, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरे के नए नए आयामों की खोज रहे हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीकी दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है, और पर इसके आतंकवादी और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। और इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है, और इसका अर्थ है कि वस्तु अथवा सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने के बारे में सूचना ऑनलाइन दे और उसकी सुरक्षा हो। इसलिए यूँ तो इंटरनेट जन, यानी अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले के नेटिजन कहा जाता है, सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे भी व्यक्ति के सुरक्षा और गोपनीयता बनाने के रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूर चाहते हैं। और परिणाम स्वरूप ये प्रश्न उठ जाता है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्ति के ईमेल में ताक झाँक कर सकती है? कितना नियमन न्यायोचित है और किसको नियमन करना चाहिए? सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियामकों को? और राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है, और इसलिए यह बेहद प्रासंगिक है। ये देखिए, प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए उसे एथेंस के शासक द्वारा मृत्युदंड दिया गया। और सुकरात के शिष्य प्लेटो ने उसके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की, न्याय क्या है। और वह पुस्तक सुकरात और सेफलस के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है, और इस संवाद के दौरान सेफलस और उनके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियों को उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे जीते थे चलने वाले नहीं है। और उसके बाद देखते हैं राजनीतिक सिद्धांतों का व्यवहार में उतरना देखते हैं। इस पृष्ठभूमि में इस पृष्ठ पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीति विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में ही हमने अध्ययन किया है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया कि आज़ादी या समानता क्या है और उनकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की है। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्य के साथ हमारे संबंधों से होता है। वस्तु के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और इनसे तालमेल रखने की जरूरत होती है। और ऐसे करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करें। और आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय या दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वाले को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है तो हमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हम ठगा सा महसूस करते हैं और हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों या सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं और हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है, तो फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों
वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग अकाउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव नियोजित है। ये है, आगे पढ़िए और देखिए कि सुकरात ने यह कैसे किया। सेल्फस सुकरात कहता है, सेल्फस तुमने अच्छा कहा, मैंने जवाब दिया, लेकिन जहाँ तक न्याय की बात है यह है क्या? सत्य और बोलने और अपना ऋण चुकाना, बस इससे अधिक कुछ नहीं। और क्या इसके भी अपवाद नहीं होते? जरा सोचिए, एक मित्र शांति चित्त भाव से उसके हथियार मेरे पास जमा कर देता है और उन हथियारों को वह ऐसी स्थिति में वापस मांगता है जब उसका दिमाग शांत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या मुझे उसे हथियार वापस कर देना चाहिए? आप बिल्कुल सही है, उसने कहा, लेकिन तब सत्य बोलना और रीढ़ों को चुकाना न्याय की सही परिभाषा नहीं है। मैंने कहा पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि यह अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है, और इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हो तब उनके साथ अच्छा करना और जब शत्रु बुरे हो तब उनके साथ बुरा करना, ये न्याय है। और हाँ, मुझे यह ठीक लगता है। फिर अपने टॉपिक आते हैं। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सा के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपये नहीं होते हैं। और इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते हैं या ईंट पाथते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी न हो, और तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरतनी जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित न हो और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार न हो। इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से कच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। और इसी तरह अधिसंख्य लड़कियों को स्कूल में इसलिए हटा दिया जाता है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी होती है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देते हैं, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सकें। फिर सुकरात की बात बीच में आती है, लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण हो जाता है? निस्संदेह जो दृष्टि और शत्रु है उन्हें चोट पहुंचानी जानी चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है, जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? पहले से बुरी होती है। और कहने का मतलब है कि जब कि उनकी स्थिति बुरी होती है तो उनके घोटकत्व यानी घोड़े के गुण कम होते हैं, अनुशासनत्व यानी कुत्ते के गुण नहीं। तो ये उसके उत्तर है हाँ, घोटक तो कम होते हैं। उसके बाद अगला है कि अगर हम कुत्तों की स्थिति बुरी तरह होती है अगर जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तब उसमें समानता कम होता है और घटक तो नहीं। तो ये उत्तर है हाँ, बिल्कुल सही। और जब कोई मनुष्य घायल होता है तब उसमें मनुष्य तत्व कम होता है, निस्संदेह। और वह मनुष्य तत्व न्याय है, निश्चित रूप से। उसके बाद फिर टॉपिक पाते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी जटिल है। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं तो खेल के मैदान में होते हैं और हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी क्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाए, लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। और हमें स्कूल जाने का संसाधन या जैसे रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे ग्रामीण उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाना जाना चाहिए। और इसका अर्थ यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी की जिम्मेवारी बनाने की जरूरत है। और इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाएं के प्रभावशाली के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है और हमने उस अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए, और फिर हमने शिष्य का विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए
किया और हमने अर्थ की कई परतें खोली। हम पूर्ण रूप से समझने बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहे। उसके बाद फिर आता है संवाद आता है। तो पहला है, फिर इसमें पूछा गया है कि तब तो मनुष्य घायल होता है, तब जो मनुष्य घायल होता है तो वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। इसका अर्थ यहाँ परिणाम तो यही है। फिर दूसरा है, लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला में मनुष्य की संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या घुड़सवार अपनी कला से उससे एक बुरा घुड़सवार बनाता है? असंभव। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? या सामान्य शब्दों में, क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और न ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है, निश्चित रूप से। उसके बाद देखते हैं राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाए, और वे विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल की सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, और ऐसे विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए। क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर वे मुखातिब होते हैं। और आप भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यवहारिक है और वे शिक्षा के रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसे समानता के मामले में वैसे ही अन्य अवधारणाओं के मामले भी है। और राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजगार के विचार से उलझना पड़ता है और संभावित अर्थ पर विचार विमर्श करना पड़ता है। राजनीतिक विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है और आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाएं पर हम अलग अध्याय में विचार करेंगे। फिर संवाद आता है बीच में कि तब मित्र या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं वरन उसके ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। तो ये उत्तर है कि मेरा सोचना है कि सुकरात तुम जो कह रहे हो वह काफ़ी सत्य है। दूसरा, फिर सुकरात पूछता है और जो किसी रोग से बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल होता है वहीं उसे पैदा करने में भी सर्वाधिक सक्षम होता है। उसका मित्र कहता है सच बात है। और फिर सुकरात कहता है कि और जो शत्रु से जीत सकता है वहीं किले का सबसे अच्छा रक्षक होता है। निश्चित है। और तब तो किसी चीज का अच्छा रख रखाव होता है वहीं अच्छा चोर भी होता है। हाँ, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है, उसका मित्र कहता है। फिर सुकरात कहता है कि अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है तो वह गबन करने में भी अच्छा होता है। उसका मित्र कहता है इस तर्क में तो यही निश्चित है। उसके बाद देखें हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। हमने अपने राजनीतिक आदर्श को हम अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं क्या हमें राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की भी ज़रूरत है? क्या यह राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने वाले अध्यापकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है? बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानून की व्याख्या करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आज़ादी या समानता का अर्थ जानने में से क्या मिलेगा? पहली बात तो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। छात्र के रूप में हम भविष्य में उपयुक्त पेशों में से किसी एक को चुन सकते हैं और इसलिए परोक्ष रूप से यह अभी भी हमारे लिए प्रासंगिक है। और क्या हम गणित नहीं पढ़ते जबकि हम में से कभी गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनेंगे? और क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी गणित जीवन में सामान्य उपयोगी होता है? दूसरी बात यह है कि हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं और दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन
उन राजनीति विचारों और संस्थाओं को बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है, अब जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। सूचना परक समाज में यदि हमें ग्राम सभा में भागीदारी होना है तो या व्यवसायी और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयता प्रकट करें तो हम ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन यदि हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं और हम गीता और लय की व्याख्या करने के लिए मुख्य कलाकार नहीं होते हैं, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं। अब प्रस्तुति का रसास्वादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कद्रदान होने का पता होता है और रहता है, और इसी तरह प्रशिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों के जनाभिमुख बना होता है। तीसरी बात यह है कि आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं है। परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यवसायों, केंद्र आदि में तरह तरह के भेदभावों का हम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, चाहे वे अलग जाति के हो या अलग धर्म के अथवा अलग लिंग या वर्ग के। यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारक चाहते हैं, और यदि उसमें विलंब होते हैं और उसके बाद तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरों और नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी हम यह भी महसूस करते हैं कि हमारी नौकरी उसी व्यवहार के योग्य है और जो उनके साथ हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि हम अपने राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपनी विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है और थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हम अपने विचारों को भावनाओं में उदार करते हैं। और अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। हमारी अपनी राय होती है कि क्या सही और क्या गलत, क्या उचित है, क्या अनुचित है, पर हम यह भी जानते हैं कि तर्क संगत है या नहीं। जब हम दूसरे से बहस करते हैं तो तभी हम अपने विचारों का बचाव करने का जरूरत महसूस करते हैं और इसी के लिए तर्क और युक्तियाँ तलाशते हैं। राजनीति सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सके और तर्क संगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होते हैं। फिर सुकरात के बाद देखें, सुकरात कहता है अपने दोस्त कि तब सभी न्यायपूर्ण व्यक्ति के चोर बन जाने के बाद तुम यह तर्क दोगे कि जो अच्छे हैं वे हमारे मित्र हैं और जो बुरे हैं वे हमारे शत्रु। उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ। फिर सुकरात कहता है कि फिर सुकरात करता है कि पहले हमें सीधे सीधे कहना था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है, और इसी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हो तब उनके साथ अच्छा करना और जब शत्रु बुरे हो तब उनके साथ बुरा करना ये न्याय है। उसके मित्र कहते हैं हाँ मुझे यह ठीक लगता है। फिर सुकरात के कथन है कि लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुँचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? उसके मित्र कहते हैं निस्संदेह, जो दुष्ट और शत्रु है उन्हें चोट पहुँचाना जाना चाहिए। फिर सुकरात कहते हैं कि जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? पहले से, इनको मित्र कहते हैं पहले से बुरी होती है। फिर सुकरात कहते हैं कहने का मतलब है कि जब किसी स्थिति बुरी होती है, जब किसी की स्थिति बुरी होती है तो उनमें घटोत्कच कम होता है और सावधानता नहीं।
तो हाँ ये घटों तत्व कम होता है। फिर उसके बाद सुकरात कहता है और जब भूतों की स्थिति बुरी होती है तब उनमें अनुस्वानत्व कम होता है और घोटकत्व नहीं। तो हाँ बिल्कुल सही है ये। और फिर कहता है सुकरात अपने मित्र से और जब कोई मनुष्य घायल होगा तब उसमें मनुष्य तत्व कम होता है। उसके मित्र कहता है निस्संदेह। और फिर सुकरात कहता है कि जब वह मनुष्य तत्व न्याय है तो जब अगर वह मनुष्य तत्व न्याय है तो उसके मित्र कहते हैं हाँ निश्चित रूप से। और फिर कहते हैं कि जब तब जो मनुष्य घायल हो जाता है और निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। उसके मित्र कहते हैं हाँ परिणाम तो यही है। लेकिन फिर सुकरात करता है लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या घुड़सवार अपनी कला से उन्हें एक बुरा घुड़सवार बनाता है? असंभव। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? और यह सामान्य शब्दों में क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और न ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ यह तो असंभव है, उसके मित्र कहते हैं। फिर कहते हैं सुकरात न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है, निश्चित रूप से। और तब फिर कहते हैं कि अगला है, पूछते हैं सवाल, तब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुँचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं वरन उससे ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति के ही काम होता है। उसके मित्र कहते हैं मेरा सोचना है कि सुकरात तुम जो कह रहे हो वह काफ़ी सत्य है। फिर अगला बार सुकरात कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आदमी कहता है कि न्याय ऋण चुकाने में है और अच्छे वे ऋण है जो मित्रों को चुकाने और बुरे वे जो शत्रु को चुकाने। यह कहना समझदारी नहीं कि यह सत्य नहीं है। और जैसे कि स्पष्ट रूप से दिखाया जा चुका है कि किसी को चोट पहुंचाना किसी भी स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। उसके मित्र कहते हैं पॉलीमार्स ने कहा मैं तुमसे सहमत हूँ।